नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताजा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और आरक्षण इस विषय पर जो हम चर्चा कर रहे थे, इसका पहला पार्ट मैंने पहले दे दिया था। उसके बारे में मैंने पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और किस तरह से वैदिक काल से जो है वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जातियाँ वर्णों में उत्पन्न हुई और उसके बाद जातियों में भी जातियाँ उत्पन्न होने लगी और इस तरह से जो है ये जाति व्यवस्था भारत में बढ़ती चली गई। तो उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में हमने शुरुआत से जाना था और आज जो है मैं आपको दलित आंदोलनों के विषय में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो दलित जो एक शब्द है, ये आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दकोशों के अनुसार इसका अर्थ है मसला हुआ, ठीक है, मर्दित, दबाया हुआ, रौंदा हुआ, कुचला हुआ या विनष्ट किया हुआ, टूटा हुआ, रौदा हुआ, कुचला हुआ, इस तरह से इसका एक अर्थ निकल के आता है। दलित, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति जो है वो दल धातु से हुई है, मतलब दल धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है दलना किसी चीज को, ठीक है, दबाना। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार दलित जो है वो मतलब ब्रोकन या ब्रस्ट या स्प्लिट, मतलब इस अर्थ में इसको लिया जाता है। डॉक्टर आनंद वास्कर हैं, उनके अनुसार दलित शब्द जो है वो आधुनिक है, लेकिन जो दलितपन है, ठीक है, दलितता है, वह प्राचीन है। अतः प्राचीन साहित्य में शूद्र, अतिशूद्र, चंडाल, अंत्यज, अस्पृश्य, तो इन सभी वर्णों और जातियों के लिए यदि हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करें तो इन सभी के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाने लगा साहित्य में। मोहनदास करमचंद गांधी ने शूद्र, अंत्यज, अस्पृश्य, ये सभी शब्द जो हैं, इन सभी शब्दों के बदले एक शब्द के प्रयोग को महत्व दिया और उन्होंने एक शब्द दिया हरिजन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में आदि द्रविड़, आदि कर्नाटक और आदि आंध्रा शब्द में भी दलित शब्द के समानार्थी रूप में प्रचलित थे ये भी। और आदि शब्द का मतलब था आदि निवासी, ठीक है, जो पहले से वहां पर बसे हुए हैं। आदि द्रविड़ मतलब पहले से बसे हुए द्रविड़ जनजाति, पहले से बसे हुए कर्नाटक के लोग। आदि माने आदि आंध्रा माने पहले से बसे हुए आंध्रा के लोग। और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने मराठी में दो शब्द और दिए, बहिष्कृत और अस्पृश्य, ठीक है, इनका प्रयोग उन्होंने अक्सर किया। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि दलित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और दलित शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका प्रयोग क्यों और किस अर्थ में किया जाता था, किस वर्ग के लिए किया जाता था। और अब जो है यह न तो हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है, वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है और सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसका जो है इसको गैरकानूनी कर दिया है इस शब्द का प्रयोग यदि किसी के लिए किया जाता है तो। अब हम दलित आंदोलनों की ओर, अपने विषय की ओर आते हैं। देखिए, किसी भी समाज से जुड़े आंदोलनों का सूत्रपात सामान्यतः तब होता है जब समाज में जागरूक, उत्कृष्ट और विवेकशील पुरुष उसको गति देते हैं। तो दलित आंदोलनों को भी हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। इसका जो प्रथम चरण है वह है वैदिक काल से लेकर के मुगल काल तक, इसको हम बीजोपन का काल भी कह सकते हैं। इसका द्वितीय चरण कंपनी के भारत आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके भारत आने से 1947 तक का काल है, उसको हम यौवन काल कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारी घटनाएं घटी और यहाँ से जो है वो अंकुर एक वृक्ष के रूप में पनपने लगा। उसके बाद तृतीय चरण जो है वह 1947 से लेकर अब तक का काल है और यह काल जो है इसमें मुक्ति हेतु प्रयासरत हैं और इसको हम कह सकते हैं एक तरह से वृद्धावस्था का काल, कि अब बहुत कम ऐसे मामले हैं, इक्का दुक्का मामले निकल कर आते हैं। और ये अच्छी बात है कि ये जो प्रथा थी वो धीरे धीरे अब समाज में समाप्त होने जा रही है या धीरे धीरे प्रगतिशील है कि सब बराबर अब हो जाएं, लोकतंत्र को समझने का प्रयास करें। जिस तरह से नए नए आविष्कारों से, भौतिकी से समाज में बदलाव हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी जो है वो इसी तरह के भेदभावों में फंसी रहेगी। वह जो है वो भी बदलाव करेगी और धीरे धीरे ये समस्याएं जो हैं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके प्रथम चरण की। तो वैदिक काल से लेकर के मुगल काल तक दलित आंदोलनों की क्या स्थिति रही और क्या उस समय पर वाकई में कोई आंदोलन हुए। देखिए, वैदिक काल में हमें शूद्र की अपवित्रता का कोई ऐसा प्रमाण नहीं प्राप्त होता, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भी स्मृति काल आने तक शूद्रों को अत्यधिक निम्न नहीं माना जाता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लेकिन 400 ईस्वी पूर्व आने तक वर्ण व्यवस्था में आनुवांशिकता जो है, जन्म आधारित जाति व्यवस्था जो है, ये पूरी तरह से समाज में व्याप्त हो गई थी। और न सिर्फ व्याप्त हो गई थी बल्कि अब उच्च वर्णों में शूद्र वर्ग के प्रति जो है एक दूसरी भावना भी पनपने लगी थी और शूद्र वर्ग जो है वो त्रस्त होकर के अन्य मार्ग की खोज में था। इसी समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है।
तो अब ये बौद्ध धर्म भी अभी नया नया उत्पन्न हो रहा था और अपनी जड़ें फैला रहा था। तो शोषितों वंचितों से लेकर सम्राट तक सभी जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने लगे, इससे प्रभावित होने लगे और यहाँ जो है ये स्वतंत्र सा अनुभव करने लगे, लेकिन सन्यासी बनकर। इसी तरह जैन धर्म भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। हालांकि इन विहारों में स्त्रियां भी जब सन्यासी बनने लगी तो जो है कुछ चारित्रिक पतन के कारण और कुछ बुद्ध के उत्तराधिकार के कारण और बहुत मायने तक आदिगुरु शंकराचार्य के प्रयासों के कारण इन धर्मों का पतन हुआ और सनातन धर्म पुनः जीवित हुआ। इसी काल में शूद्र के लिए दलित और अस्पृश्य जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, एक और जो है समान भावना दिखाने का प्रयास शंकराचार्य ने मधुराष्टकम में, जब दलितम मधुरम, उन्होंने अधरम मधुरम वदनम मधुरम जो मधुराष्टकम बनाया उसमें दलित शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा दलितम मधुरम। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है। इधर महाकाव्यों में ये वर्णन होने लगा कि शूद्र अपनी स्थिति के लिए स्वयं को दोषी नहीं मानते बल्कि सामाजिक व्यवस्था को दोषी मानने लगे हैं। भगवत गीता में गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात कही गई, लेकिन सामाजिक ढांचे पर कोई प्रश्न नहीं लगाया गया। हाँ, अपने कर्मों द्वारा इन बेड़ियों से निकलने के अनेक संकेत गीता में दिए गए, जैसे ज्ञान मार्ग, सात्विक कर्म, सात्विक भोजन, योग आदि। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बौद्धों द्वारा वेदवाद, बहुदेववाद, रूढ़िवादिता, आडंबर युक्त कर्मकांड या फिर जन्म आधारित जाति प्रथा, इन सब के विरुद्ध जाकर शूद्रों के प्रति नरम रुख अपनाकर, ये इस वंचित वर्ग के प्रति नरम रुख अपनाकर तथा सभी के लिए बौद्ध धर्म के दरवाजे खोलने जैसे प्रयासों और गीता में जो श्रेष्ठ जीवन को, मतलब जीवन को श्रेष्ठ बनाने की शैली या क्रियाओं का जो वर्णन की बात यदि जो वहाँ पर की गई थी, तो इन दो घटनाओं को यदि हम छोड़ दें, इन दो बातों को यदि हम छोड़ दें, तो 15वीं शताब्दी आने तक कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ जिससे दलितों या शूद्रों की जीवन पद्धति पर कोई असर पड़ता। 15वीं शताब्दी आते आते इस वर्ग के पास अब दो और विकल्प आ चुके थे। या तो वे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते, या अपने ही धर्म में रहकर अपने सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन खड़े किए जाते। पहला विकल्प तो ज़बरदस्ती करवाया ही जा रहा था, ठीक है, और मुस्लिम शासकों के द्वारा, और वहाँ पर भी ज़िंदगी बहुत आपकी बिल्कुल शासकों वाली, बादशाहों वाली हो जाती, ऐसा भी नहीं था, ठीक है, वहाँ पर भी ज़िंदगी उनके फिर अपने नियम थे, ठीक है। और दूसरा विकल्प थोड़ा ठीक था क्योंकि यहाँ कभी न कभी स्थिति अनुकूल होने की संभावना भी थी और समाज को एक नई दिशा दिखाने की भी बात थी, और साथ ही साथ अपनी परंपरा और रीति रिवाज भी छोड़ने नहीं पड़ रहे थे। इसके साथ ही दलितोद्धार की दिशा में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण रोचक बात यहाँ पर हुई, और वो ये था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी आते आते भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति की धारा का विकास दक्षिण भारत में हुआ, जिसका श्रेय आलवार और नयनवार संतों को जाता है। भक्ति मार्गी संतों द्वारा जाति आदि भेदभावों का प्रबल विरोध किया गया और ये घोषित किया गया कि कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग अपनाकर मोक्ष पा सकता है। इस कड़ी में प्रमुख प्रवक्ता थे रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, दादू, कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, घासीदास। अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग अपनाकर लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। इसका प्रभाव केवल दलित जातियों और व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू धार्मिक व्यक्तियों और समाज सुधारक भी इससे बेहद प्रभावित हुए। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था जाति व्यवस्था की समाप्ति द्वारा दलित समस्या का समाधान। अब यह जो आंदोलन था यह सफल हो नहीं पाया, क्योंकि इसकी न तो कोई संस्था थी, न ही कोई संगठन था, न कोई कार्यक्रम होता था, न जलसा या प्रदर्शन था, ठीक है। तो इस सब के बावजूद जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, और अब इसे हम मनुवादी नहीं कह सकते, क्योंकि मनु ने जो है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं की, लेकिन उनके द्वारा वर्णों के लिए बनाए गए जो नियम थे वो उनके बाद वाली सामाजिक व्यवस्था के लिए गले की हड्डी बन गए। बेहतर होता कि इसे फॉलो करने के बजाय इसे तत्कालीन समाज का एक वर्णन करने वाले पुस्तक के रूप में देखा जाता, या फिर इसको एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता, एक किसी समय विशेष की पुस्तक के रूप में देखा जाता, न कि इसको समाज पर थोपने का प्रयास यदि किया गया उच्च वर्ग के द्वारा, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, ये गलत हुआ। इसके बाद 1599 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन हुआ और अगले 150 सालों तक
कंपनी का उद्देश्य मात्र कारोबार और व्यापार तक सीमित रहा। उसके बाद ये कंपनी इंडिया आई, बंगाल में जम गई, ठीक है। और बंगाल में जमने के बाद जब कंपनी के सामने व्यापार को बढ़ाने में समस्याएं आने लगी तो कंपनी का सत्ता से सीधे टकराव हुआ, जिससे दो युद्ध हुए। एक 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद तो जो है परिवर्तनकारी घटनाएं हुई। 1765 में कंपनी को दीवानी और फौजदारी अधिकार मिल गए और अब कंपनी को सिर्फ व्यापार नहीं फैलाना था, उसको सिविल मामले भी देखने थे, उसको क्रिमिनल मामले भी देखने थे, उसको एक कोर्ट की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। कलकत्ता में कोर्ट बनाना पड़ा, हाई कोर्ट। और उसके बाद जो है उसको सेना में भी भर्ती करवानी थी, तो सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ी क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था। और यहाँ उन्हें दलितों का साथ मिला। सैनिकों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी और इसी के फलस्वरूप अनेक ऐसे सैनिकों के बच्चे आगे चलकर दलित आंदोलनों के महान नेता बने। इस दिशा में दो जो प्रमुख हमारे पास पलटनों के नाम है वो है बम्बई की सेना में एक तो दलित महार पलटन थी 1768 की और मरीन पलटन 1777 में। तो ये दो पलटनें इसमें शामिल हुई और इसी तरह से न सिर्फ बम्बई में बल्कि आज का मुंबई न बल्कि बंगाल में, पंजाब में और अन्य जगहों पर भी सैन्य सेवा क्षेत्रों में सेवाएं देकर दलितों की स्थिति में थोड़ा सुधार अब आने लगा था, जिसकी वजह से आगे दलित आंदोलनों का सामाजिक विकास हेतु स्तर बढ़ने वाला था। इसके बाद 1857 की महान क्रांति हुई और उसके बाद कंपनी के हाथों से भी सत्ता छिन गई और सत्ता चली गई ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। तो अब भारत का शासन ब्रिटेन से चल रहा था और 1947 तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। तो अब यहाँ से दलितों के जो आंदोलन थे उनको हम दो रूपों में बांट कर देख सकते हैं, क्योंकि मुग़ल काल तक कंपनी के भारत में जमने तक तो हमें इस तरह के कोई आंदोलन दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शरीयत चलता था, इस्लामिक जो है मुग़लों का राज था, तो यहाँ पर शरीयत लॉ चलता था और वहाँ पर हमें इस तरह के कोई हमें आंदोलन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी यहाँ पर जम गई 1765 में, तो 1765 से लेकर के 1857 तक कुछ आंदोलन हैं और उसके बाद 1857 से लेकर के जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की सत्ता चली गई, वहाँ से लेकर के 1947 तक के कुछ मुख्य आंदोलन हैं। तो इस तरह से दो भागों में इनको हमने विभाजित किया है, दोनों को विस्तृत रूप से यहाँ पर आपको अब बताया जाएगा। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आंदोलन है वो है उराव आंदोलन, ठीक है। उराव जनजाति जो है वो मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। उराव द्रविड़ भाषा बोलते थे और वे अपने आप को कुरुरत कहते थे, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। तो 1765 का आंदोलन ये है और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का हक यहाँ पर मिल गया था और इस प्रकार से छोटा नागपुर जो है वो भी अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था। इस बीच कुछ जागीरदारों और व्यापारियों को भी आदिवासी भूमि पर जमींदारी का अधिकार दे दिया गया और इस प्रकार से मुंडाओं और उरावों के बहुत से अधिकार जो है वो सीमित कर दिए गए। अभी तक लगान जो है वो वस्तु के रूप में देना पड़ रहा था, लेकिन अब यह धन के रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज में डूबने लगे और अब इन आदिवासियों को कंपनी के लोग, जमींदार, व्यापारी जो हैं ये हेय दृष्टि से देखने लगे और फिर इन्हें आंदोलन करना पड़ा। रांची में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रारंभ भी इसी तरह के एक ताना भगत आंदोलन से हुआ। यह रांची का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। पशु हिंसा मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, बेगार में मजदूरी बंद करो, भूतों पिशाचों की पूजा बंद करो। ताना भगत आंदोलन से उराव में बहुत से परिवर्तन हुए। उन्होंने अपना शादी विवाह और मृतकों को दफनाने की रीति रिवाजों में परिवर्तन कर दिया और उन्होंने एक ऐसी सभा का निर्माण किया जो लोगों का पथ प्रदर्शन करती थी। इनके इस आंदोलन को सरकार ने शीघ्र ही कुचल डाला और ये आंदोलन वहीं समाप्त हो गया। उसके बाद एक दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, तिलक माझी आंदोलन। हालांकि ये आंदोलन उराव आंदोलन से पहले का है, 1750 से चला, ये 1784 तक चला। वर्ण और जाति के आधार पर तोड़े गए मूल निवासियों में शताब्दियों के पश्चात आत्मसम्मान से जीने का आंदोलन सर्वप्रथम बिहार के संथाल, परगना, भागलपुर और छोटा नागपुर जो क्षेत्र है यहाँ के आदिवासियों ने शुरू किया। अब इस आत्मसम्मान के आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि बिहार के इस आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक कट्टरवादिता के विरुद्ध बगावत नहीं थी, बल्कि गोरे अंग्रेज अफसरों और उनके गुलाम भारतीय काले जागीरदारों के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध खुला संघर्ष ये चल रहा था।
इन आदिवासियों के आक्रोश की तलवार केवल गोरे अंग्रेजों के सर कलम करने के लिए नहीं थी, बल्कि भारत के जमींदारों और सामंतों के विरुद्ध भी थी। इन आंदोलनकारियों के कोप का भाजन अंग्रेज और भारतीय जमींदार समान रूप से थे, और वे जो आंदोलनकारी थे वे इन दोनों के शोषण से मुक्ति पाना चाहते थे। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेत और जंगली वृक्षों पर अंग्रेजों और जमींदारों ने अपना अधिकार जमा रखा था। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के बच्चे, महिलाएं और पुरुष समान रूप से अत्याचार का शिकार बने हुए थे। जमींदार खुले रूप से अंग्रेजों का साथ देते थे तथा अंग्रेजों को खुश करने के लिए वो आदिवासियों पर खूब जुल्म भी ढाते थे। फिर 1770 में तिलक का जन्म हुआ। ये तिलक बाल गंगाधर तिलक से अलग हैं। वो भिन्न व्यक्ति हैं और ये दूसरे व्यक्ति हैं। इनका जन्म भागलपुर के निकट एक माझी आदिवासी परिवार में हुआ। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही अंग्रेजों और जमींदारों का आदिवासियों पर अत्याचार का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और ये भी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे। तिलक माझी ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आदिवासी नवयुवकों को संगठित किया और थोड़े ही दिनों में हजारों की संख्या में आदिवासी जो है इस नवयुवक तिलक माझी के नेतृत्व में संगठित होते चले गए और शोषण से मुक्ति के संग्राम में सर पर कफन बांधकर ये लोग घर से निकले। तो भारतीय दलित आदिवासियों के इतिहास में तिलक माझी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जा सकता है, जो आत्मसम्मान के युद्ध में फांसी के पंधे पर झूल गए। तिलक माझी की यह शौर्य गाथा यत्र तत्र दृष्टिगत होती रही है। तिलक माझी का योगदान जो है वो स्मरणीय रहेगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, वो है बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि 1789 से 1820 तक चला। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में कुछ लिखा है। राजा राममोहन राय के मानवीयता परक सामाजिक कृत्यों की प्रशंसा करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि जिस समय महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, और बंगाल में राजा राममोहन राय, इनका सामाजिक परिवर्तन और आत्मसम्मान का आंदोलन गति पकड़ता चला जा रहा था, उसी समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार आदि प्रांतों में मुंडा जाति के आदिवासी लोग आत्मसम्मान से जीने का आंदोलन प्रारंभ कर चुके थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार राजाओं, जागीरदारों, महाजनों इत्यादि का प्रवेश 1750 और 1800 के मध्य प्रारंभ हो गया था। मुंडाओं ने इनके आगमन का प्रबल विरोध किया, प्रतिकार किया। राजा, जागीरदार, महाजन सभी जो है मुंडा समाज की अज्ञानता, शिक्षा का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। 1769 में एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसकी एक झलक मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें क्या लिखा था, कोल जाति है एक, और उस कोल जाति के ऊपर जो अत्याचार हुए उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो लिखते हैं कि अत्याचारी जो है वो घोड़ा खरीदेगा तो उसकी कीमत कोल देगा, अत्याचारी पालकी खरीदेगा, संजोएगा कोल ही, जमींदार को भेड़ चाहिए, दुधारू गाय या पान, सब खर्च जो है वो कोल भरेगा, शादी, पूजा, त्योहार जो भी हो कोल को ही खर्च करना है, कचहरी में किसी ठेकेदार को जुर्माना किया गया, जुर्माने की रकम कोल भरेगा, किसी के घर में जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, कुछ भी हो तो भी किसी कोल को ही पैसे देने होंगे। और इस तरह से लूट, दंड और अत्याचार का चक्र चलता रहता है और अभागे कोल को अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है। अभी जो रिपोर्ट मैंने आपको सुनाई थी उसमें जो कोल शब्द है वो मुंडाओं के लिए ही है, ठीक है। मुंडा जाति को ही कोल कहा जाता था और इन मुंडाओं पर हो रहे अत्याचारों के समय 15 नवंबर 1775 को छोटा नागपुर के समीप बांबा गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। 1789 और 1820 के मध्य अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अनेक बार मुंडाओं ने विद्रोह किया। विद्रोहियों में माधो सिंह और दिरी सिंह मुख्य थे। ये दोनों नाम अभी भी मुंडा लोकगीतों के माध्यम से सम्मान के साथ लिए जाते हैं। बिरसा इन दोनों क्रांतिकारियों से अत्यधिक प्रभावित थे। बिरसा ने 1786 से 1790 तक चाइव सा जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। अध्ययन के समय एक पादरी ने कहा कि सब मुंडा सरदार ठग हैं, चोर हैं। बिरसा से रहा नहीं गया। वह तीखे स्वर में चीखे, मुंडा चोर नहीं है, मुंडा ठग नहीं है, चोर वो हैं जो मुंडाओं को ठग रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इस आक्रोश के समय विद्रोही बिरसा की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। 1790 से ही बिरसा अपनी अल्प आयु में ही मुंडाओं को संगठित करने में लग गए थे। इस अल्प आयु में मुंडा ने अपने आंदोलन की सफलता के लिए नैतिक बल का सहारा लिया। उस समय मुंडा जाति अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियों की शिकार थी। सुरापान की उनमें एक बहुत बुरी आदत थी। बिरसा ने मुंडाओं को आत्मसम्मान की लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मद्यपान जैसी बुरी आदतों की तिलांजलि देने के लिए समझाया।
इसी बीच अकाल और सूखा पड़ा तो चारों ओर महामारी और भुखमरी छा गई। सामाजिक नियमानुसार मृतक को समाधि दी जाती थी, साथ ही समाधि में कुछ पैसे भी रखे जाते थे। बिरसा ने ऐसी कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए समाज को सचेत किया। शीघ्र ही बिरसा का निवास स्थान चालकाड तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से मुंडा लोग उनसे मिलने आने लगे। बिरसा उन्हें उपदेश देते थे कि चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना और भिक्षावृत्ति जो है वो पाप है। भूत प्रेत पिशाच को मत मानो, नशा बंद करो, हर इंसान से प्रेम करो और संगठित होकर रहो। सन 1795 से 96 में फिर अकाल पड़ा तो उन्होंने लोगों से लगान देने के लिए मना किया और कहा कि अंग्रेज सरकार और जमींदार दोनों तुम्हारे घोर शत्रु हैं। अर्जी अदालत सब फर्जी हैं। शोषण के विरोध में तुम्हें विद्रोह करना होगा और शोषकों को इस जमीन से खदेड़ना होगा। बिरसा के ओजपूर्ण स्वरों ने मुंडा जाति को आंदोलित कर दिया और चारों ओर एक आवाज़ सुनाई देने लगी कि लगान देना बंद, बेगार देना बंद। और बिरसा के इस आंदोलन से अंग्रेज सरकार, जमींदार, शराब विक्रेता, महाजन सभी क्रोधित हो गए। मुंडा आदिवासियों के मन में बगावत की भावना भरने के कारण सरकार तथा जमींदारों ने बिरसा को कुचल देने का संकल्प लिया। बिरसा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही साथियों सहित 30 नवंबर 1797 को समझा बुझाकर उन्हें मुक्त कर दिया गया और जेल से छूटने के बाद बिरसा ने और उग्र रूप धारण कर लिया। और अब बिरसा लगान नहीं देने और बेगार न करने की बात नहीं कर रहे थे। अब बिरसा ने घोषणा कर दी कि वे आज़ाद होकर रहेंगे। हमारा मुंडा राज अलग से स्थापित होगा। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना चारों ओर सुनाई देने लगी। 1799 में एक समारोह में डोमवाटी पहाड़ पर मुंडा राजा का प्रतीक सफ़ेद निशान तथा अंग्रेजी राज का प्रतीक लाल निशान एक साथ रखे गए। बिरसा ने लाल निशान पर तीर मारकर उसे नष्ट कर दिया तथा बाद में आग के हवाले कर मुंडा राज की घोषणा कर दी और उसी समय सफ़ेद निशान के समक्ष अपने साथियों सहित त्यागपूर्ण जीवन जीने की शपथ ली। 24 नवंबर 1799 को अनेक गांवों में सभाएं हुई। सिंहभूमि के चक्रधर, रांची के खूटी, कारा, तोरपा, तामड़ और बनिया ऐसे अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने एक साथ सभी गांवों को आग के हवाले कर दिया। अनेक गिरजाघर फूंक दिए गए और कई पादरी और मिशनरी मार दिए गए। बिरसा ने कहा, हमारा अभियान शोषण और अत्याचार के विरुद्ध है तथा अत्याचारी सरकार और जमींदारी से है। इसे ईसाई और गैर ईसाई का झगड़ा नहीं समझना चाहिए। उसके बाद 3 फरवरी सन 1800 को मनमारू और जराईकेल गांव के कुछ व्यक्तियों ने जमींदारों के हाथ बिककर बिरसा को उस समय पकड़वा दिया जब वह गहरी नींद में सो रहे थे। बिरसा ने कहा कि ऐसे लोग सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए इंसान पर विश्वास मत खोना। बिरसा मुंडा को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1980 को सुबह बिरसा की मृत्यु हो गई। तत्कालीन अखबारों में लिखा गया कि बिरसा को जहर देकर मार डाला गया था। इस प्रकार से बिरसा मुंडा का अत्याचार, शोषण और आत्मसम्मान का आंदोलन भविष्य में संपूर्ण देश के दलित शोषकों का प्रेरणा स्रोत बना रहा। इसी कड़ी में एक अन्य आंदोलन है चांडाल नामशूद्र आंदोलन। ये बंगाल में हुआ था। नामशूद्र समाज एक बहुसंख्यक समाज बंगाल में है और नामशूद्र का समानार्थी शब्द जो है वो चांडाल है। बंगाल में नामशूद्र को ही चांडाल कहा जाता था। ठीक है, उस समय की बात है जब ये आंदोलन चला था। 18वीं शताब्दी के मध्य से यह नामशूद्र आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रवर्तक हीरा ठाकुर थे। इन्होंने नामशूद्रों को समझाया कि तुम्हें न तो हिंदुओं के मंदिरों में जाने की आवश्यकता है और न आत्मा की मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को पुरोहित बनाने की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हीराचंद ठाकुर की 1879 में मृत्यु हो गई, परंतु उनकी जन चेतना की हुंकार से बंगाल का समस्त चांडाल समाज जागृत हो गया। हीराचंद ठाकुर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने नामशूद्रों की आत्मसम्मान के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने नामशूद्र हितकारी संस्था की स्थापना की और समस्त बंगाल के नामशूद्रों की सभा 1881 में खुलना जिले के दत्तागंज, मतलब आज का बंगाल देश, उसमें बुलाई। अपने भाषण में उन्होंने नामशूद्रों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़ा होने को ललकारा। उन्होंने शिक्षा और नैतिक बल पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वह अधिक आबादी वाले ग्रामों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं पाठशालाएं खोलें। उनका दूसरा आंदोलन था चांडाल शब्द को जनगणना से हटाने के लिए।
जिस शब्द का प्रयोग उच्च जाति के लोग नामशूद्रों के स्थान पर उन्हें अपमानित करने के लिए किया करते थे। अपने इस कार्य में गुरुचंद्र ठाकुर सफल हुए। उसके बाद उन्होंने नामशूद्रों के बीच पहला स्कूल फरीदपुर जिले के द्राकंडी नामक स्थान पर शुरू किया। इसी कड़ी में एक और आंदोलन है, वो है इझवा आंदोलन। ये केरल में हुआ था। यह आंदोलन 1854 से लेकर 1928 तक चला। 19वीं शताब्दी में केरल में जातिवाद जो है वो चरम सीमा पर था। उच्च जातियों में ब्राह्मण एवं नायरों ने सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान स्थापित कर लिया था। इझवा जाति इनकी दृष्टि में नीच अछूत के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। जब कोई नायर या नंबूरी ब्राह्मण रास्ते से गुजरता तो इझवा तथा अन्य सभी नीच जातियों को 12 से 32 फीट की दूरी बनाकर रहना पड़ता था। जो अछूत ऐसा नहीं करता था तो उसके परिवार सहित उसकी समस्त जाति को भी निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। इस सामाजिक विभीषिका के समय 26 अगस्त 1854 को केरल के छेप्पम जंदी स्थल पर इझवा परिवार में नारायण का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मदन आसन था। नारायण को उनके त्याग और मानवता के लिए समर्पित भाव ने नारायण गुरु बना दिया। कुछ पढ़ लिख कर उन्होंने 1854 में संन्यास ग्रहण कर लिया और वह गांव-गांव जाकर अछूत जातियों को उच्च जाति के लोगों की गुलामी न करने की शिक्षा देकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध संगठित होकर मुकाबला करने का संदेश देने लगे। उनका मानना था कि मानव जाति एक है, किसी की गुलाम नहीं है। 1925 में जाति व्यवस्था के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी जी और 1928 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी नारायण गुरु से मिले। उनके नेतृत्व में 1924 में बैकाम सत्याग्रह शुरू किया गया। केरल की सभी निम्न जातियों ने एकत्रित होकर के नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया और 20 दिसंबर 1928 को उनका देहावसान हो गया। भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक बी कुप्पूस्वामी के अनुसार नारायण गुरु 30 वर्ष की छोटी अवधि में इझवा जाति को केरल में अछूत वर्ग से पिछड़ी जाति में परिवर्तित करने में सफल हुए। इसके लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए, एक है आधुनिक शिक्षा और दूसरा संस्कृतिकरण। नारायण गुरु ने 30 वर्ष में पतित समाज को सशक्त बनाकर सिद्ध कर दिया कि यदि ईमानदारी और हृदय से व्यवस्था परिवर्तन को किया जाए तो राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शीघ्र ही लाया जा सकता है। नारायण गुरु की व्यवस्था परिवर्तन का कार्य निश्चित ही समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय है। इन सभी आंदोलनों के कारण दलित जागृति ने अपनी जड़ें प्रशासन तक जमा ली थी। फिर भी यह कार्य दलितों को आंदोलन के प्रति बढ़ते रुझान को रोक नहीं पाया, क्योंकि इस समय जो कुछ भी हुआ उससे दलितों में न सिर्फ जागृति आई बल्कि स्वयं को पहचानने में भी मदद मिली। चलिए अब बात करते हैं 1857 से लेकर के 1947 तक के प्रमुख दलित आंदोलनों के विषय में। इस बीच जो प्रमुख आंदोलन हुए उनमें से जो मुख्य आंदोलन हैं वो इस प्रकार हैं। एक है 1861 का नायर आंदोलन, 1873 का सत्यशोधक आंदोलन, फिर 1897 में कैवर्तस आंदोलन हुआ और फिर जस्टिस पार्टी मूवमेंट हुआ 1916 में, 1921 में आदि हिंदू आंदोलन हुआ और 1925 में स्वसम्मान आंदोलन हुआ। उससे पहले 1924 में वंचित वर्ग आंदोलन हुआ और 1952 में कांग्रेस हरिजन आंदोलन भी हुआ था। तो चलिए अब इन आंदोलनों के विषय में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नायर आंदोलन। 19वीं शताब्दी के अंत में त्रावणकोर की मध्यवर्गीय जाति नायर ने नंबूदारी ब्राह्मणों और गैर मलयाली ब्राह्मणों मतलब तमिल तथा मराठी इनके राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभुत्व के विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। इस आंदोलन के प्रमुख सीवी रमन पिल्ले ने मलयाली मेमोरियल की 1891 में स्थापना की, जिसके द्वारा ब्राह्मणों के सरकारी नौकरी में आधिपत्य का विरोध किया गया। उनके ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा जो कि 1891 में निकाला गया, इस उपन्यास ने नायर सैनिक गौरव को जो कि विलुप्त हो गया था उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उनका समूह 1890 के दशक तथा अधिकृत अभिजात वर्ग में सरलता से समायोजित हो गया। 1900 ईस्वी के बाद के रामकृष्णन पिल्लई तथा एम पद्मनाभ पिल्लई के अधीन एक क्रियाशील नायर नेतृत्व का आविर्भाव हुआ। के रामकृष्णन पिल्लई ने 1906 से 1919 तक स्वदेश अभिमानी का संपादन किया और उनके द्वारा वैधानिक कार्यों का विरोध किया गया तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें त्रावणकोर से निष्कासित कर दिया गया। 1914 में
पद्मनाभ पिल्लै ने नायर सेवा समिति का गठन किया, जिसका कार्य नायरों का सामाजिक एवं राजनीतिक विकास करना था। इसी कड़ी में अगला आंदोलन है सत्यशोधक आंदोलन। यह आंदोलन ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1872 में आई थी, तथा अपने संगठन सत्यशोधक समाज, ठीक है, जो कि 1873 में इसकी स्थापना हुई, इन दोनों के द्वारा निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से बचाने हेतु यह उद्घोषणा की थी। अब यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं तत्कालीन समाज और तत्कालीन समय की दृष्टि में बात कर रहे हैं। इसको हम आज बिल्कुल भी नहीं थोपेंगे और एक समय जो इतिहास गुजर चुका है उसकी जानकारी के लिए बस हम इस बात को जानेंगे। इन शब्दों का प्रयोग करना किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इसे बस तत्कालीन समय का वर्णन करने की दृष्टि से ही देखा जाए। चलिए अपने विषय पर आते हैं। यह आंदोलन जो है सत्यशोधक आंदोलन, यह द्वैत स्वभाव का था, अर्थात इसमें शहरी अभिजात वर्ग पर आधारित रूढ़िवादिता थी। शहरी संभवतः मध्यवर्गीय एवं निचली जातियों के शिक्षित सदस्यों का संस्कृतिकरण द्वारा ऊपर उठने की इच्छा को दर्शाता था, तथा ग्रामीण जन समुदाय पर आधारित अतिवाद था, मतलब ग्रामीण मराठा कृषकों को जाति प्रथा को समाप्त करने की इच्छा को प्रदर्शित करता था। इसी कड़ी में एक अगला आंदोलन है जस्टिस आंदोलन। यह 1915 और 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह एक मध्यवर्गीय जातीय आंदोलन के रूप में C.N. मुदालियर तथा T.M. नायर तथा P. त्यागराज चेट्टी, इनके द्वारा मध्यवर्गीय जातियों जैसे कि तमिल, वेल्लास मुदलियार एवं चेटियर, तेलुगु रेड्डी, कामा एवं बालिजा नायडू तथा मलयाली नायर, तो इन जातियों का उत्थान एवं ब्राह्मणों की शिक्षा, सरकारी नौकरी एवं राजनीति में अधिपत्य का विरोध करने के लिए मद्रास में प्रारंभ किया गया था। जस्टिस पार्टी को एक नई राजनीतिक पार्टी के नाम से स्थापित किया गया, जिसमें अधिक सरकारी नौकरियों एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की क्षमता थी, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान थी। इसी कड़ी में अगला आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन। यह एक लोकप्रिय अतिवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना E.V. रामासामी ने, जो कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके द्वारा ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में की गई थी। इस आंदोलन के द्वारा पुरोहित के बिना शादी, मंदिरों में बलपूर्वक प्रवेश, मनुस्मृति को जला देना तथा नास्तिकता को स्पष्ट करने का समर्थन किया गया था। पेरियार ने अपने विचारों के विस्तार के लिए 1924 में कुड़ी अरासू नामक तमिल पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इसी कड़ी में अगला आंदोलन है नाडार आंदोलन। तमिलनाडु के रामनाड जिले की अस्पृश्य जनजातियां ताड़ी निकालने वाले एवं कृषि श्रमिक, जिन्हें कि शाना कहा जाता था, 19वीं शताब्दी के अंत तक समृद्ध व्यापारी वर्ग के रूप में उभरने लगी तथा स्वयं को क्षत्रियों का दर्जा देते हुए नाडार का गौरवपूर्ण उपनाम प्राप्त किया। इनके द्वारा 1910 ईस्वी में नाडार महाजन संगम की स्थापना की गई। उच्च जातियों के रिवाज एवं आचरण यानी कि संस्कृतिकरण को अपनाया गया तथा शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा भी इकट्ठा किया गया। इसी तरह का एक आंदोलन है पल्ली आंदोलन। उत्तरी तमिलनाडु से यह आंदोलन उभर कर आता है और एक निम्न जाति के व्यक्ति पल्ली, उन्होंने 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रियों के वर्ग में उन्होंने रखना शुरू कर दिया और वे अपने को वैश्य कुल क्षत्रिय कहने लगे और ऊपरी जाति के रीति रिवाज जैसे कि विधवा पुनर्विवाह का निषेध इत्यादि का अनुसरण करने लगे। फिर महाराष्ट्र में आंदोलन की बात आती है तो महार आंदोलन प्रमुख रूप से वहाँ पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र के अस्पृश्य महारों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके प्रथम स्नातक जो थे, मतलब वो भी महार ही थे, तो पहले महार थे जिन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की थी, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन 1920 के दशक में और तीव्र हो गया। उनकी प्रमुख मांगें सार्वजनिक पेयजल तथा तालाबों का उपयोग, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार, मेहर वेतन मतलब ग्राम प्रधानों की पारंपरिक सेवाएं जो थी उनको समाप्त करना और वैधानिक परिषदों में अलग से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था। 1927 ईस्वी से इनमें से कुछ ने हिंदू धर्म से अपने अलग होने का प्रदर्शन करने के लिए मनुस्मृति को जलाना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अगला आंदोलन है बंगाल का कैवर्तस आंदोलन। बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले निचली जाति के लोग थे कैवर्तस, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे। ये अपने को महिष्या कहने लगे। इन्होंने 1897 ईस्वी में जाति निर्धारणी सभा एवं 1901 ईस्वी में महिष्या समिति की स्थापना की, जिसने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
इसी कड़ी में अगला आंदोलन है आदि हिंदू आंदोलन। यह 1921 में स्वामी अच्युतानंद, जिनका वास्तविक नाम हीरालाल था, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। आदि हिंदू आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का एक परमात्मा पर विश्वास था और उनके अनुसार साधुओं का धर्म ही मूल धर्म था। उन्होंने समस्त सवर्णवादी हिंदुओं शिक्षाओं का विरोध किया और यह विरोध 1950 तक चलता रहा। इसी कड़ी में अगला आंदोलन है कांग्रेस हरिजन आंदोलन। ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें निम्न और पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संगठन की स्थापना भी की गई थी और 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी इसी आंदोलन के साथ निकाली गई थी। और इन सब के बीच अब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा के रूप में उभर चुके थे। जब ये आंदोलन सभी हो रहे थे, इनके साथ साथ कुछ सभाएं भी शुरू की गई थी। इसी प्रकार की एक सभा थी आदि द्रविड़ महाजन सभा। ये 1890 में शुरू की गई थी। MC राजा प्रमुख इसके नेता थे और इसके सदस्य दलित परियाह संप्रदाय के थे। इस सभा ने तमिलनाडु में दलित अधिकारों की मांग की और सरकार ने 1894 में इन्हें स्वीकार भी कर लिया। 1918 में इन्होंने मांग की कि उनका उपेक्षित नाम सरकारी लेखों में परियाह से बदलकर आदि द्रविड़ रख दिया जाए, जिसका अर्थ था द्रविड़ इस धरती के मूल निवासी हैं। इसी तरह की एक सभा थी आंध्र महाजन सभा, जो कि 1917 में शुरू की गई थी। गुरु रामचंद्र राव के नेतृत्व में इसका संचालन हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था और इन्होंने कहा कि इस प्रदेश में दलितों को आदि आंध्र कहा जाए। इसी तरह की एक सभा जो है वो पंजाब में भी शुरू की गई थी 1921 में, आदि धर्म सभा। मंगूराम ने इसकी नींव डाली थी और इनका मानना था कि दलित संप्रदाय यानी कि चमार, चुरहा, सांसीस, भंगर और भील जातियां ही भारत की मूल निवासी हैं। इन्होंने दलित संत रविदास की शिक्षाओं का पालन किया। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में एक आंदोलन और शुरू हुआ था गुरु घासीदास के द्वारा। इस आंदोलन का नाम था सतनामी आंदोलन। ठीक है, ये सतनामी संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के जरिए सतनामी संप्रदाय को स्थापित भी किया गया था। दलितों के बीच जातीय भेदभाव को दूर करने का प्रयास इस आंदोलन के द्वारा किया गया था। उनके आंदोलन के 3 सूत्र थे: सतनामी बने, संगठन बनाओ और संघर्ष करो। इस संप्रदाय के 12 नियमों का उल्लेख कंवल भारती ने अपनी पुस्तक दलित विमर्श की भूमिका में किया है। वहाँ पर इनके 12 नियमों को बताया गया है। मतलब पहला नियम है मनुष्य की एक ही जाति है और वह है मानव जाति। दूसरा नियम है हिंसाचार न करें। तीसरा नियम है मनुष्य का एक ही धर्म है, सतधर्म। चौथा नियम है मदिरापान न करें। 5वां धर्म है अंधविश्वासी और परंपरावादी न बनो। छठा जो नियम है वो है भाईचारा और मेल मिलाप रखें। 7वां नियम है हीन भावना का त्याग कर दें। 8वां नियम है स्त्री पुरुष सभी समान हैं। 9वां नियम है मूर्ति पूजा मत करें और मंदिर में न जाएं। 10वां नियम है मेहनत करके कमाओ और खाओ और 11वां नियम है अपनी व्यवस्था पर अटल रहो और अंतिम जो नियम है वह है जीवित शरीर को मुर्दा बनाकर मत रखें। तो इस प्रकार दलितों के बीच जातीय भेदभाव दूर करने में सतनामी आंदोलन ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसी कड़ी में जब हम आगे बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित मुक्ति आंदोलन को सक्रिय बनाने के लिए दलितों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से जानने, समझने और उनको सरकार के समक्ष रखने के लिए एक केंद्रीय संगठन का गठन किया था। अनेक अछूत कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, संक्षिप्त रूप था इसका बहिस, ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा, उसी प्रकार बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिस, इसके पुनर्गठन का निर्णय किया गया था। वास्तव में बहिस अंबेडकर की प्रेरणा से 1920 में ही स्थापित हो गई थी, लेकिन कई वर्षों से वह निष्क्रिय थी। अंबेडकर ने उसमें नए प्राण फूके। बहिस के प्रमुख उद्देश्य थे दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दलित छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था करना, दलितों में संस्कृति के प्रसार के लिए पुस्तकालयों, सामाजिक केंद्रों एवं अध्ययन मंडलों का संगठन करना और संचालन करना, और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए खेती एवं उद्योग की शिक्षा देने वाले स्कूल खोलना। बहिस सरकार से संपर्क करके अछूतों की कठिनाइयों और शिकायतें दूर करने में भी मदद करती थी।
अछूतों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार करने में शिक्षा, छात्रावासों और पुस्तकालयों का विशेष महत्व था। ये दलित युवकों को शिक्षित करने के साथ ही उनमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जागृत करने और आंदोलन करने और संगठित करने में भी सहायक सिद्ध हुई थी। तो इस तरह से आज हमने आरक्षण भाग 2 के अंतर्गत दलितों से जुड़े आंदोलनों और अन्य सभाओं, संगठनों के विषय में विस्तार से जाना। इसके तीसरे भाग में मैं आपको आज़ादी से पहले अस्पृश्यता संबंधी कानूनों के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।